90% स्टूडेंट इस चैप्टर से डरते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसे बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा, लास्ट तक देखा, तो आपका मोल कॉन्सेप्ट का डर निकल जाएगा और आपका एक अप्रोच बन जाएगा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, कैलकुलेशन करना है। इस एक पूरे वीडियो में हमने जो है मोल कॉन्सेप्ट का, इस चैप्टर का एवरी कॉन्सेप्ट कवर किया है, ठीक है। तो आपको इसको लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई मैटर क्या होती है। तो मैटर जो है आप देख रहे हो, हैविंग मास ऑक्यूपाई स्पेस। कुछ भी है जो भी दिखाई दे रहा है सब मैटर होता है। मैटर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर जो होते हैं वो प्योर नहीं कहलाते और इनका फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है, मतलब कंपोजिशन कम ज़्यादा हो सकता है। अब इस मिक्सचर को ही देख लें तो मिक्सचर को दो तरीके से फिर से डिवाइड किया फर्दर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होते हैं जिनका सेम कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर, जैसे कि आप देख रहे हैं एयर, शुगर और शुगर का सोल्यूशन, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जहाँ पर सेम कंपोजिशन नहीं होता है थ्रू आउट द मिक्सचर, जैसे कि मिल्क। अब आप सोच रहे हैं सर मिल्क तो देखने में लगता है भाई हमको होमोजीनियस है, बिल्कुल लगता है, लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चलेगा उसमें फैट के पार्टिकल्स हैं, इसलिए वो अलग ही टू फेसेस दिखाई देती हैं और मिल्क हेट्रोजीनियस हो जाता है। शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर, ये तो आंखों से देखेंगे तो शुगर और सॉल्ट अलग अलग दिखाई देंगे, हेट्रोजीनियस हो गया। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं भाई कि प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस केमिस्ट्री में वो होते हैं जिनका फिक्स कंपोजिशन होता है। फिक्स कंपोजिशन वाले क्या क्या होते हैं, एक तो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एलिमेंट उसे कहते हैं जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स हों, जैसे ऑक्सीजन है, O2 है, O3 है, तो ये तीनों ही क्या है भाई, एलिमेंट हैं, सेम टाइप के एटम हैं। कंपाउंड, कंपाउंड वो होता है जिसमें कम से कम दो तरह के एटम हों, एटलीस्ट टू टाइप्स ऑफ एटम्स। तो जैसे CO है, SO2 है, इस सब में दो तरह के एटम दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो गए। फिर हमने यहाँ पर ये ले लिया है मॉलिक्यूल, ये भी प्योर सब्सटेंस में ही आता है। मॉलिक्यूल उसे कहते हैं जिसमें एटलीस्ट टू एटम हो। अब ये दोनों एटम आइदर सेम हो और डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब O2 मॉलिक्यूल है और CO2 भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर जो है इस चैप्टर में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट लेके आए हैं रिवीजन के लिए। जैसे एक पॉइंट आता है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। कोई भी एलिमेंट के एक एटम का मास, उसको 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, ठीक है। कार्बन का एक एटम लो तो उस एक एटम के 1/12 का जो मास होगा उससे डिवाइड कर दो, तो उसी को फिर दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो AMU में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, आजकल इसको यूनिफाइड मास से रिप्लेस कर दिया है। 1 AMU का डेफिनेशन होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12। फिर बात आती है मॉलिकुलर मास क्या है, तो भाई मॉलिकुलर मास का मतलब है सम ऑफ एटॉमिक मासेस जो उस मॉलिक्यूल के अंदर हैं। जैसे CO2, तो CO2 में कार्बन कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन O2 है, तो 16 × 2 = 44 AMU हो गया। फॉर्मूला मास क्या टर्म होती है, तो देखिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें मॉलिकुलर मास को फॉर्मूला मास कहते हैं, जैसे NaCl। तो अब NaCl में क्या होगा भाई, NaCl में सोडियम प्लस क्लोरीन दोनों का मास आएगा 15 + 58.5 AMU। तो ये जो मॉलिकुलर मास है इसे हम यहाँ पर फॉर्मूला मास कहेंगे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड होता है। फिर टर्म आती है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास में कुछ भी नहीं करना आपको, एटॉमिक मास जो होता है उसके आगे ग्राम लगा दो, बस ग्राम एटॉमिक मास हो गया। जैसे ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम हो गया। इसी तरीके से ग्राम मॉलिकुलर मास जो है वो ऑक्सीजन का हो जाएगा। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो O2 होगा, तो क्या हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ, कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा। अब आता है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में मोल का मतलब क्या है, तो देखो इसका डेफिनेशन भी मैंने दे दिया आपके रेफरेंस के लिए। तो मोल जो एक अमाउंट होता है, द मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस कंटेनिंग एज मैनी पार्टिकल्स एज देयर आर कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। तो कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, यहाँ पर हमने C12 ले लिया है, ये रेफरेंस होता है। तो C12 के अंदर, C12 का 12 ग्राम ले लिया भाई, हैं 12 ग्राम ले लिया। 12 ग्राम के अंदर जितने भी एटम होंगे
ठीक है, इसी को 1 मोल बोलते हैं। तो 1 मोल ऑफ कार्बन 12 के अंदर इतना एटम का नंबर आता है 6.023 10 की पावर 23। और ये जो नंबर है इसको क्या बोला गया भाई, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और इसको सिंबल बना देते हैं भाई Na। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, सुनते जाओ। अब यहाँ पर ना 1 AMU को फिर से हमने डिफाइन किया भाई। 1 AMU क्या है, हमने पहले 1 AMU को बताया था कि ये होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब कार्बन के हमारे पास जो है अगर इतने एटम हैं तो उनका मास कितना होगा भाई, 12 ग्राम होगा। ठीक है, इतने एटम मिलके होंगे 12 ग्राम। तो बताओ एक एटम का मास क्या हो जाएगा, तो हमने इस 12 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। ये वाला जो पार्ट है देखो, ये 12 अपॉन दिस, तो ये क्या हो गया, एक कार्बन एटम का मास। अब इस मास का 1/12, इसी को तो 1 AMU कहते हैं। तो हमने 1 AMU के लिए लिख दिया 1/12 इंटू दिस। तो ये सॉल्व करके आ गया 1 AMU बराबर 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। तो इससे हम AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मोल निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों को ध्यान से रिवाइज कर लीजिए, बच्चों को याद नहीं रहते, कन्फ्यूजन होता है, तो हम देख ले। मोल बराबर, अगर मास दिया है तो मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास क्या होता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मोलर मास बराबर क्या होता है भाई, ग्राम एटॉमिक मास और क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मैंने अभी आपको समझाया ये क्या होता है, ग्राम लगा दो इनके आगे। और अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो उस वॉल्यूम को 22.4 लीटर से इससे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो मोल में चेंज हो जाएगा। अगर कोई नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर, तो उस नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो मोल में चेंज हो जाएगा। तो मोल निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। और ध्यान रखें, ये 3 फॉर्मूले क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो और भी कई सारे बन जाते हैं। जैसे मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास है, तो अगर गिवन मास निकालना हो, कभी मोल दिया हो, तो मोल इंटू मोलर मास से मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो कि आपकी जो 1 मोल है वो 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होता है, विच इज़ इक्वल टू 22.4 लीटर हो सकता है किसी गैस के केस में STP पर, विच इज़ इक्वल टू मोलर मास। ठीक है, तो ये सब इक्वल होते हैं। इसके बाद एक हम फॉर्मूला लेके आए एवरेज एटॉमिक मास। ये क्या होता है भाई, समेशन परसेंट एवेंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास अपॉन 100। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास जो सैंपल होता है तो उसके अंदर उस एलिमेंट के कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो उनके मास अलग अलग होते हैं, परसेंटेज अलग होती है, उसको यहाँ पे लेके सॉल्व करेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इनको भी देखते जाएंगे। इनका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो गया लेकिन हमने फिर भी रखे हुए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सब जानते हैं कि भी कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो है मास हमारा कंजर्व रहेगा। जितना रिएक्टेंट लेंगे उससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बन सकता। दोनों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का मास का जो सम है वो बराबर होगा, दोनों इक्वल रहेंगे। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, E बराबर mc² के अनुसार। अब आते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो बहुत सिंपल है, ये कहते हैं इन ए कंपाउंड द मास रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे CO2 है तो CO2 में कार्बन 12 होगा और ऑक्सीजन 32 होगा, तो 12:32 ये आएगा 3:8, हमेशा ऑलवेज यही आएगा। यही हो गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। फिर आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये कहते हैं कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं और 2 या उससे ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, if 2 elements combine to form more than 2 compounds, then the different masses of one element which combine with a fixed mass of another element bear a simple ratio। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है शुरू में, पर हम इसको आसान बना देंगे। देखो कैसे, मान लीजिए कार्बन एंड ऑक्सीजन जो हैं 2 एलिमेंट हैं, इन्होंने कंबाइन किया और बना दिया CO एंड CO2। अब ध्यान से देखो, CO के अंदर भी कार्बन है और ऑक्सीजन है, और CO2 के अंदर भी कार्बन और ऑक्सीजन है। CO के अंदर कार्बन कितना है, 12 है, एक एटम दिख रहा है तो 12 हो गया। ऑक्सीजन 16। CO2 के अंदर कार्बन 12 है, CO2 के अंदर ऑक्सीजन कितना है, 32।
तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो कार्बन है वो दोनों के अंदर क्या है 12 है ना, फिक्स अमाउंट है। लेकिन ऑक्सीजन का मास अलग अलग है, ऑक्सीजन एक में 16 एक में 32। तो जो ऑक्सीजन का मास का रेशियो आएगा, मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, वो हो जाएगा 16:32, मतलब 1:2। तो ये एक सिंपल रेशियो है, यही मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ है। आगे चलते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम की तरफ। ये गैलुसैक ने दिया था। ये कहते हैं भाई गैस रिएक्ट करेंगी आपस में, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, and if the product is also in gaseous state, the volume of the product also bear a simple ratio with the volume of gaseous reactants under similar condition of temperature and pressure। अभी बहुत डिफिकल्ट सा जा रहा है, अपने को समझ नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, सिंपल भाषा में समझेंगे। भाई एक इक्वेशन लिखो जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हैं, वो हमने उसको बैलेंस कर लिया। इक्वेशन लिखा, बैलेंस किया। अब जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, जैसे H2 का 1, Cl2 का 1, HCl का 2, ठीक है, जो कोफिशिएंट हैं वही वॉल्यूम का रेशियो है, हो गया सॉल्व। बस इतना ही करना था आपको। क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे, बैलेंस करोगे, कोफिशिएंट का जो रेशियो वही वॉल्यूम का रेशियो हो गया। एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रो ने क्या बताया भाई, इनका स्टेटमेंट ये कहते हैं कि सिमिलर अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर और बाकी कंडीशन सेम है तो जो वॉल्यूम है, देखो यहाँ पर देखो, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये याद रखना बस। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे तो वॉल्यूम, तो उसमें भाई मोल भी बराबर होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल अपॉन Na करने से मोल आता है, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो गया। और यहाँ पर एक मैंने आपके लिए ट्रिक लिखा है ये कि वॉल्यूम रेशियो अगर हम लेंगे, वॉल्यूम रेशियो निकालेंगे उन दोनों का, तो वो उनके मोल रेशियो के बराबर आएगा। तो ये हमें आगे न्यूमेरिकल में काम आता है। फिर आता है टर्म वेपर डेंसिटी। क्या है ना, वेपर डेंसिटी होती है मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ रेफरेंस। अब ये अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो वेपर डेंसिटी बराबर मोलर मास अपॉन 2 होती है, या फिर बोल सकते हैं मोलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसको पढ़ लेते हैं भाई। ये कहते थे कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, मतलब एटम को ये कहते हैं डिवाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन बाद में तो हम जान गए ना कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो ऐसा नहीं कि वो डिवाइड नहीं हो सकता। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, सही बात है भाई। कार्बन का एटम लोगे तो एक एटम लो, 2 लो, 5 लो, 10 लो, कुछ भी लो, सबका मास 12 भी तो आएगा यूनिट में, और सबका एटॉमिक नंबर भी आज आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन का नंबर, सब कुछ सेम आएगा, मतलब प्रॉपर्टी सेम आएंगी। एटम्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, ये बात अभी हमने देख ली उसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाले, फिक्स प्रोपोर्शन वाले लॉ में। जैसे CO2 है तो कार्बन ऑक्सीजन फिक्स रेशियो में ही कंबाइन कर रहे। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, ठीक है, ये बात जो है ये डाल्टन ने सारे पॉइंट्स बताए थे। इसके आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर में क्या याद रखना पड़ता है भाई, अपने को एक परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए अच्छे से। परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की निकालनी है ना, परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब हर एलिमेंट का अलग अलग परसेंटेज। तो परसेंट ऑफ एलिमेंट बराबर मास ऑफ एलिमेंट ले लेंगे अपॉन मास ऑफ कंपाउंड ले लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये परसेंटेज निकल के आ जाएगी। इम्पीरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, इनमें बहुत सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो डेफिनेशन पे फोकस नहीं करते। तो देखिए एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स का मतलब है कि उन एटम्स के नंबर का रेशियो। मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। जो एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करे वो मॉलिकुलर फार्मूला, और जो उन एटम के रेशियो को रिप्रेजेंट करे वो क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। मॉलिकुलर फार्मूला, ये मॉलिकुलर फार्मूला बराबर होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। अब ये n क्या है, n से मल्टीप्लाई करो तो मॉलिकुलर फार्मूला बन जाएगा। तो n होता है मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है, दोनों के मास का रेशियो। अब यहाँ पर क्योंकि हम ये वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट लिए, न्यूमेरिकल नहीं ले रहे हैं।
अब बात आती है कि इम्पीरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाए, डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पीरिकल फार्मूला। तो बहुत ही सिंपल इसके स्टेप्स हैं। क्या करोगे भी, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, जब क्वेश्चन में दिया होता है परसेंटेज देते वो इतना परसेंट कार्बन है, इतना परसेंट हाइड्रोजन है, तो परसेंटेज को ही ना हम मास एज्यूम कर लेंगे, मास एज्यूम कर लेंगे। और मास अपॉन मोलर मास से क्या आता है, मास अपॉन मोलर मास से आता है मोल। तो पहले हम कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट करेंगे, फिर डिटरमाइन सिंपल मोल रेशियो। तो एक दूसरे को है ना, कम वैल्यू से ज़्यादा वाले को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। राइट द सिंबल ऑफ ये एलिमेंट, सबके सिंबल लिखेंगे, जैसे कार्बन है लिख दिया, हाइड्रोजन है लिख दिया। अब सिंपल रेशियो आया, मान लो कार्बन आता है 1 तो 1 तो लिखेंगे नहीं, हाइड्रोजन आता है 2 तो लिख दिया 2, तो बन गया CH2। तो CH2 ऐसे हो जाएगा मॉलिकुलर इम्पीरिकल फार्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे इम्पीरिकल फार्मूला निकाल लोगे। अब बात करते हैं स्टोइकोमेट्री की। स्टोइकोमेट्री क्या है? स्टोइकोमेट्री भाई एक मेथड है जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमें कुछ रूल्स याद रखने हैं और मोल कॉन्सेप्ट का यूज करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है और हो जाता है। सबसे पहले क्या करोगे, देखो केमिस्ट्री में याद रखो, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जहाँ भी इक्वेशन पर न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत हो, कोई कैलकुलेशन करनी हो, वहाँ उसको आप बैलेंस करके रखो। जब वो बैलेंस हो जाएगी तभी आगे बढ़ना है। इसके बाद बैलेंस करोगे तो जब बैलेंसिंग करते हो ना तो वहाँ कोफिशिएंट आते हैं ना, कोफिशिएंट को नीचे लिख दो रिएक्टेंट के नीचे। तो राइट मोलर रेशियो ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो कोफिशिएंट जो होंगे ना वही उनके मोल रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन मोल को कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट दीज मोल इनटू रिक्वायर्ड पैरामीटर्स लाइक मास, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल। ये मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ हो गया। जैसे 1 मोल आया तो 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर। फिर क्या करना है आपको, कैलकुलेट फाइनल रिजल्ट बाय अप्लाइंग यूनिटरी मेथड। हमने यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाने के लिए एग्जाम्पल भी लिया है, उसको ध्यान से देखो समझो। जैसे हमारे पास इक्वेशन है N2 + 3H2 = 2 अमोनिया। अब यहाँ तो बैलेंस करके मैंने लिख दिया, पर आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं स्टूडेंट, वो N2 + H2 ऐसे अमोनिया लिखा है और उसमें मास लगा के निकाल के और कैलकुलेट करते हैं और कहते हैं सर ये तो 1 आएगा। ऐसे नहीं होता है। तो जब आप बैलेंस करेंगे ना, उसको कोफिशिएंट का यूज़ करेंगे, तब उसके बाद आगे बढ़ना है। तो N2 कितना भाई, कोफिशिएंट 1 है, 1 मोल हो गया। H2 का 3 आया, 3 मोल हो गया। अमोनिया का 2 आया, 2 मोल हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल H2 गैस से रिएक्ट करती है प्रॉपर कंडीशन में, तो अमोनिया के 2 मोल मिलते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, इसी को हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अब इनको मास में चेंज कर सकते हो, जैसे ज़रूरत पड़ेगी 1 मोल N2 है तो 28 ग्राम इसका मास हो जाएगा, 3 मोल H2 का मास 6 ग्राम आ जाएगा, और जो 2 मोल अमोनिया है वो 34 ग्राम हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमारे पास है, मतलब 28 + 6 करेंगे तो 34 आएगा, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल नहीं है, तो 1 + 3 = 4 मोल नहीं आएगा। ये बात याद रखें। ऐसे ही आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वॉल्यूम में। जैसे 1 मोल है तो आप क्या कहेंगे, 22.4 लीटर। 3 मोल है तो 3 × 22.4 लीटर। 2 मोल है तो 2 × 22.4 लीटर हो गया। मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना हो तो 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल, 3 मोल का मतलब 3 Na मॉलिक्यूल, 2 मोल का मतलब 2 Na मॉलिक्यूल, और इसको आपस में कंपेयर कर लेना है यूनिटरी मेथड से और आपका आंसर आ जाएगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। फिर बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो है भाई जो लिमिट कर दे। ठीक है, जो लिमिट कर दे। और लिमिट कौन करेगा, जो पहले पूरा कंज्यूम हो जाएगा। द रिएक्टेंट विच इज़ कंप्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन, पूरा कंज्यूम हो गया भाई, तो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट होता है, जो पूरा कंज्यूम हो जाए। और मैं यहाँ पर एक ट्रिक भी बता देता हूँ, ट्रिक टू कैलकुलेट। तो क्या करोगे आप इसमें, रिएक्टेंट हैविंग लीस्ट मोल अपॉन कोएफिशिएंट वैल्यू,
कोफिशिएंट वैल्यू, मतलब जो रिएक्टेंट है इक्वेशन बैलेंस करके उनके मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करो, तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा भाई आपका, वो हो जाएगा LR। LR का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, मोल अपॉन कोफिशिएंट से आता है। हमने यहाँ दो फॉर्मूले और रख लिए हैं। परसेंट प्योरिटी क्या होती है, तो प्योरिटी है भाई जो प्योर अपॉन टोटल, ठीक है, जैसे परसेंटेज निकालते हैं तो मास ऑफ प्योर पार्ट अपॉन मास ऑफ सैंपल इंटू 100। परसेंटेज ईल्ड कैसे निकालते हैं, तो एक्चुअल में जो हमें मिल रहा है एक्चुअल ईल्ड, ठीक है, जो मिल रहा है एक्चुअल ईल्ड अपॉन कैलकुलेटेड जो एक्सपेक्टेड हो गया, इतना मिलना चाहिए था ना, इंटू 100, तो इन दोनों के रेशियो से ये आ जाएगा। फिर यह है प्रिंसिपल्स ऑफ एटम कंजर्वेशन। आप जानते हो इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंजर्व। एटम ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा, ठीक है, एटम कंजर्व रहता है। देखो समझो इसको, 2KClO3 एक रिएक्शन है, इससे मिल रहा है 2KCl + 3O2। यहाँ पर ये 2 मोल है, इधर भी 2 मोल है, इधर 3 मोल मिल रहा है। अब हम यहाँ पर POAC अप्लाई करते हैं ना, अप्लाइंग POAC मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑफ K एटम्स, पोटेशियम के लिए। तो ये तो आप जानते हो कि भाई मोल ऑफ K एटम्स LHS में और मोल ऑफ K एटम्स RHS में बराबर होने चाहिए। तो LHS में क्या है KClO3, RHS में क्या है KCl, दोनों में बराबर होंगे। इसका मतलब मोल ऑफ KClO3 बराबर मोल ऑफ KCl होना चाहिए, क्योंकि दोनों में एक एक पोटेशियम दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा मास अपॉन मोलर मास ऑफ KClO3 मास अपॉन मोलर मास ऑफ KCl। तो ये POAC का यूज़ हो गया। अब आते हैं भाई हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर फिर हम क्योंकि आपके लिए शॉर्ट में रिवीजन लेके आए हैं, सो हमने सारे फॉर्मूलेज को एक जगह लिख दिया है, आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में 90% तक जो न्यूमेरिकल है फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, याद रखो। तो फॉर्मूला अच्छे से याद है, समझ गए आप उसका मीनिंग, हर टर्म का मीनिंग, कांस्टेंट का मीनिंग, कैलकुलेशन आपको आती है, तो 90% स्कोर तो इसी से आ जाता है। बाकी 10% के लिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस और करनी होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है, मैं आपको इसमें ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, हम यहाँ फॉर्मूले ले रहे हैं। हमने एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट डिटेल में ली थी, उसमें फॉर्मूले के साथ साथ न्यूमेरिकल भी रखे हैं, तो वो वीडियो भी आप देखेंगे। इससे पहले हम उस वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भाई सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो पहले आता है परसेंट बाई मास। अब परसेंट बाई मास में क्या होगा, जैसे नाम बता रहा है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है, सिंपल है। परसेंट बाई वॉल्यूम V/V, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो फॉर्मूले में देखो एक अपना एक सिमिलैरिटी है, परसेंट मास बाई वॉल्यूम तो W/V हो गया, तो मास तो ऊपर सॉल्यूट का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का नीचे होगा इंटू 100। तो इन तीनों फॉर्मूले में सॉल्यूट ऊपर है, सॉल्यूशन नीचे, ऐसे याद रखते हैं। याद रखना ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो ये वीडियो बनाया। अब स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है भाई यूनिट से याद रखो, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ग्राम पर लीटर। अब इतना याद रह गया ना तो सब याद आ जाएगा। तो ग्राम क्या होगा भाई, सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे ही ग्राम पर लीटर आपको याद रहा ना ये, तो आपको स्ट्रेंथ का फॉर्मूला धीरे से याद आ जाएगा। पार्ट्स पर मिलियन ppm है ना। अब पार्ट्स आ गया, पार्ट्स का मतलब भी मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, नंबर हो सकता है। ऊपर क्या आया सॉल्यूट, नीचे क्या आया सॉल्यूशन, देखो कितना आसान है। अब मिलियन है इसलिए यहाँ पर 100 नहीं 10⁶ हो गया, ये 10⁶। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं होता है, ये होता है भाई मोल का रेशियो, मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, मतलब मोल अपॉन टोटल मोल को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अब अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल अपॉन टोटल मोल, बी का मोल फ्रैक्शन तो बी के मोल अपॉन टोटल मोल। आप ये भी जानते हो कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल रेशियो के बराबर होता है, ये वाला फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि टोटल जो मोल है नीचे डिनोमिनेटर वाला ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो XA/XB बराबर NA/NB, याद रखेंगे मोल रेशियो बराबर
है ना, मोल फ्रैक्शन रेशियो बराबर मोल रेशियो, ये बहुत काम में आएगा। और जो मोल फ्रैक्शन है ना, 2 एलिमेंट हैं, 2 कंपोनेंट हैं, 3 है, 4 है, कितने भी हों, सबका सम जो है 1 होता है, सबका सम 1 होता है मोल फ्रैक्शन का। फिर आती है मोलेलिटी। मोलेलिटी का मतलब है, इसका डेफिनेशन मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये अकेली एक ऐसी टर्म है जहाँ पर सॉल्वेंट मतलब नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, बाकी सब में आप देख लो उठा के, सब में नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखोगे आप, ये मैं जगह जगह ट्रिक बताता रहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। मोलेरिटी है ना, मोलेरिटी देखो इसको ना कैपिटल एम से दिखाते हैं, कैपिटल एम। तो क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। मोलेरिटी के 2 और फॉर्मूले हैं कि जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं आप, तो M1V1 बराबर M2V2 होता है। M1V1 इनिशियल मोलेरिटी और वॉल्यूम है, M2V2 फाइनल मोलेरिटी और वॉल्यूम है। अब 2 सॉल्यूशन को मिक्सअप कर दिया अगर, उसके बाद रिजल्टेंट मोलेरिटी MR कहलाती है। तो ये आती है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 वाले फॉर्मूले से आती है। रिलेशन बिटवीन मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये बहुत काम में आता है, ठीक है। तो मोलेलिटी बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है इनटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हमने इसका एक ट्रिक बना दिया, ट्रिक फॉर एक्वस सॉल्यूशन, है ना, एक्वस सॉल्यूशन इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। बहुत डाइल्यूट है, तो जब डाइल्यूट होगा ना तो सॉल्यूट कम होगा, तो उसके लिए ट्रिक ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर 18 इंटू मोलेलिटी अपॉन 1000, ठीक है। ये आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, मोलेलिटी इंटू 18 अपॉन 1000, इससे आसान और क्या होगा। रिलेशन बिटवीन मोलेलिटी एंड मोलेरिटी। अब मोलेलिटी और मोलेरिटी को इंटर कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको जल्दी क्वेश्चन करना है सॉल्व, तो ये फॉर्मूला आपको मस्ट है भाई, याद होना चाहिए। मोलेलिटी बराबर 1000 मोलेरिटी अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस mm डैश। स्मॉल m मोलेलिटी है, कैपिटल M मोलेरिटी है, d डेंसिटी है, m डैश है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है रिलेशन बिटवीन परसेंट बाई मास एंड मोलेरिटी। तो मोलेरिटी बराबर होता है 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंट, और कौन सा परसेंट है भाई ये, W/W अपॉन m डैश मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मेलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी तो भाई फॉर्मेलिटी है, जैसे ना आप फॉर्मेलिटी करते हो, आप खाना खा रहे हो, खाना झूठा है, आप पूछ लेते दूसरे भाई खाना खाओगे क्या, तो वो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आप खाना खिलाने तो जा नहीं रहे हो। ऐसी ही फॉर्मेलिटी यहाँ पर भी ये क्या है भाई, अगर हमारा सॉल्यूट ना कोवलेंट नहीं है बल्कि आयोनिक है, ठीक है, आयोनिक है, तो जो मोलेरिटी आई थी उसी को फॉर्मेलिटी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो नीचे लिखा हुआ ये, इट इज़ लाइक मोलेरिटी एंड यूज फॉर आयनिक कंपाउंड, तो फॉर्मेलिटी हो गई। अब लास्ट टॉपिक हमारा आता है, इसका नाम है इक्विवेलेंट मास, लेकिन ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और 90% स्टूडेंट जो है इसमें गलती करते हैं, उन्हें इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन नहीं पता होगा, उन्हें ये पता नहीं होगा कि भाई एन फैक्टर क्या होता है। तो हम ये दोनों चीज़ बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इक्विवेलेंट मास क्या है, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच कंबाइन or displaces 1 gram hydrogen, 8 gram oxygen, 35.5 gram chlorine, 108 gram silver और 1 mole electron is called equivalent mass। तो एक तो ये डेफिनीशन है, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन लिखी होगी और उसमें हम कंपेयर करके यूनिटरी मेथड लगा के इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। दूसरा होता है इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला, वो क्या है, वो आप जानते हो, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो मोलर मास हम पढ़ते आए, अभी बता दिया अभी, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम या एटॉमिक मास इन ग्राम, पर एन फैक्टर हमारे लिए नया है, तो इस एन फैक्टर को डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एन फैक्टर तो 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम ले लेते हैं एसिड्स। देखो एसिड क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं जो एचाइन देते हैं, सिंपल डेफिनीशन है। तो यहाँ पे एन फैक्टर होता है बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या है, बेसिक नेचर नहीं है, बेसिसिटी है भी नंबर ऑफ एचाइन गिवन, नंबर ऑफ H प्लस गिवन, एक मॉलिक्यूल जितना देगा, HCl, HNO3, H3PO2, H3BO3, ये सब एक ही एचाइन देते हैं। एक्चुअली में H3BO3 जो होता है ना, बोरिक एसिड,
ये होता है भाई आपका एप्रोटिक एसिड है, क्योंकि ये HI नहीं देता, वाटर से आता है। लेकिन फिर भी इसका जो बेसिसिटी है, एन फैक्टर है, वो 1 लिया जाएगा। H2SO4, H3PO3 और H2C2O4, जानते हो इसे क्या बोलते हैं भैया? ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो इनका एन फैक्टर 2 होता है और H3PO4 का 3 होता है, इतना याद रख लेंगे। फॉर बेसिस एन फैक्टर क्या होता है? एसिडिटी होता है ना। एसिडिटी ये वो नहीं है पेट में हो रही है। एसिडिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ OH नेगेटिव आइन गिवन, नंबर ऑफ OH नेगेटिव गिवन बाई एक मॉलिक्यूल जो देगा। जैसे NaOH KOH क्या देता है भाई? एक OH आइन देता है। कैल्शियम OH होल टाइज BaOH होल टाइज क्या देंगे? 2 OH आइन। AlOH होल टाइज क्या देगा? 3। तो इनका एन फैक्टर 1 2 3 हो गया रेस्पेक्टिवली। देखो पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है, सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट, लेकिन गारंटी है इसके बाहर आप पूरा उठा के देख लो, NCERT या नीट का कोई भी PBIQ उठा के देख लो, इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करके जाओगे, 2 महीने पहले रिवाइज करोगे, बहुत बढ़िया रहेगा। इन्हें रिवाइज करो, उसके बाद PYQ सॉल्व करो, तो यू कैन स्कोर, है ना, अराउंड 95% मार्क्स। अब बात करते हैं सॉल्ट की। भाई सॉल्ट क्या है? तो सॉल्ट सब जानते हैं, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, ये सब। तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या हो, तो उसका डेफिनेशन है टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मतलब एक ही लेना है, दोनों मत ले लेना, दोनों मिलाएंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे NaCl है, NaCl में Na+ होता है तो Cl- होता है, तभी तो न्यूट्रल है ये। तो कोई एक चार्ज लेना है, सोडियम का टोटल पॉजिटिव लिया तो 1, टोटल नेगेटिव लिया तो 1। ऐसी सोडियम सल्फेट में देखोगे, अब 2 सोडियम है तो 2+ चार्ज हो गया, मतलब एन फैक्टर 2। एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या देखोगे, तो यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं कि जो SO4 है ना, SO4 के एक आयन पे 2- चार्ज होता है, 2-, तो इंटू 3 कर दो तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा है, ये 3 यहाँ पे गलत आया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ होना चाहिए था 3 × 2 = 6, ठीक है, ये सही है, 2 रह गया है। तो समझ में आ गया। एल्यूमिनियम को देखेंगे तो एल्यूमिनियम का भी चार्ज क्या होता है? +3 होता है, तो +3 × 2 करेंगे तो भी 6 हो जाएगा। सल्फेट का चार्ज -2 होता है, -2 × 3 करेंगे तो भी हो जाएगा। इसका मतलब 3 × 2 = 6 हो गया एन फैक्टर। एलिमेंट्स के केस में एन फैक्टर वैलेंसी होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, ठीक है। जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ वो समझ लो यही एग्जाम में आए हुए हैं, आते हैं, इससे बाहर आएगा नहीं, गारंटी है। फॉर आयंस के केस में क्या होता है? एन फैक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड, जैसे Cl- है तो इसके ऊपर वही -1 दिखाई दे रहा है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1, एन फैक्टर 1। नाइट्रेट आयन NO3- तो 1 हो गया। कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, 2 माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है, एन फैक्टर 2। फॉस्फेट आयन तो 3- है, तो मतलब एन फैक्टर 3 हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं, लास्ट में आती है भाई हमारी टर्म नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी लास्ट में आती है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कम मत समझना, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। नॉर्मेलिटी में बहुत चक्कर खा जाते हैं बच्चे, तो इसलिए यहाँ पर इसको लेना बहुत आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी बराबर है भाई इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ठीक है, देख रहे हो डिनोमिनेटर में फिर से सॉल्यूशन ही आ गया। हर जगह सॉल्यूशन ही रहता है, कहाँ पर नहीं रहता है भाई? जहाँ पर एक ही जगह सॉल्वेंट आया था, बताओ कौन सी जगह है ना, कमेंट में करके बताएं कहाँ पर जो है एक जगह सॉल्वेंट आया था डिनोमिनेटर में, और बाकी सब में जो है वो क्या आता है? सॉल्यूशन आता है डिनोमिनेटर में, उसमें कमेंट करके बताइए। इक्विवेलेंट, अब यहाँ पर देखो हमारे लिए सॉल्यूट का इक्विवेलेंट निकालना इंपॉर्टेंट। इक्विवेलेंट क्या है? तो जैसे मोल निकाला था, मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास, ऐसे इक्विवेलेंट बराबर होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्विवेलेंट। और देखो 90% स्टूडेंट ये गलती करता है, उन्हें इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास अलग अलग नहीं आते। तो देखो इक्विवेलेंट मास अलग है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, लेकिन इक्विवेलेंट क्या है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास का रेशियो। तो ये दोनों का डिफरेंस ध्यान से देख लो, समझ लो। फिर भाई डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले की तरह कर देंगे आप, ठीक है। N1B1 = N2B2, और मिक्सिंग करेंगे तो M की जगह N आ गया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी
बराबर क्या होती है, मोलैरिटी अपॉन मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। मोलैरिटी उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मेलिटी में चेंज हो जाती है, ठीक है, याद रखें। अब लास्ट में आ जाता है भाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर में मैं इसको पढ़ाता हूँ, रिलेटेड है, लेकिन जब आप इसका यूज़ कहाँ होगा, है ना, यूज्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन, आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें यूज होगा। ये स्टेटमेंट क्या है, इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव सेम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या कह रहे हैं भाई, अगर ए और बी कंबाइन कर रहे हैं ना, ए और बी, तो ये दोनों के इक्विवेलेंट जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये बना रहे हैं सी और डी, तो इनके भी सेम इक्विवेलेंट बनेंगे, बस यही लॉ है। इसका मतलब इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर इक्विवेलेंट ऑफ सी बराबर इक्विवेलेंट ऑफ डी, सबका इक्वल होगा। इसी को इक्वेट करके तो रिडॉक्स में क्वेश्चन करते हैं। और इक्विवेलेंट बराबर होता है भाई मोल इनटू एन फैक्टर, ठीक है, मोल इनटू एन फैक्टर। और नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो यहाँ तक हमने आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ओके।